संविधान में ना धारा आता है, भाग आता है और अनुसूची आता है। हमारे संविधान में पहले कितनी धाराएं थी? अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान जब बना था उस समय पहले कितनी धाराएं थी, तो 395 धाराएं कितनी थी? 395 धारा थी। भाग कितना था? भाग 22। भाग कितना था? 22। और अनुसूची कितना? 8। धारा आर्टिकल बोलते हैं, भाग बहुत सारे आर्टिकल को ना एक ग्रुप में बांट दिया जाता है, समझ में आया? उसको बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? इस तरह करके कितना भाग है? 22 भाग। कितना भाग? 22 भाग। और अगर अनुसूची देखे तो कितना अनुसूची है? 8। कितना? 8। ये पहले था, बट हमारे संविधान में कितना बार संशोधन हुआ, सुधार कितना बार हुआ? 106 बार सुधार हुआ। कितना बार? सबसे पहला जो सुधार हुआ 1951 में हुआ, ये भूमि सुधार हुआ। जमीन से रिलेटेड कुछ संविधान में सुधार किया गया। और 2023 में अंतिम सुधार 2023 में हुआ। और इस सुधार में पता है क्या कहा गया? अभी ये सुधार पूरी तरह से लागू नहीं है। 2029 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें ये लागू हो जाएगा। 2023 में सुधार हुआ कि बोला गया 33% लोकसभा की जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। लोकसभा में 33% सीट किसके लिए आरक्षित होगी? महिलाओं के लिए, है ना? तो महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए संसद में, इसलिए उनके लिए 33% सीट का आरक्षण कर दिया गया। और ये सुधार, ये संशोधन कब होता है? 2023 में होता है। तो कुल मिला के कितना बार संशोधन होता है 1951 से लेकर 2023 में? 106 बार। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं, तो आप कहिएगा 106 संशोधन हुए हैं। जिसमें सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ, वो भूमि सुधार को लेकर था। और 2023 में जो संशोधन हुआ वो महिलाओं का भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद में हुआ। कितना परसेंट उसकी भागीदारी हो जाएगी? अब 33% आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन, कि 33% महिलाएं होगी तो होगी। उससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं, 33% एकदम होगा, है कि नहीं? अब अगर वर्तमान में बात करें कि हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल की संख्या कितनी है? धारा कितनी है? 448 धारा है। भाग बढ़ गया है। भाग कितना हो गया है? 25 भाग हो गया है। और अनुसूची कितना हो गया है? 12। तो आज के समय में अगर हम लोग धारा की बात करें तो धारा 395 से कितना हो गया? 448। भाग 22 से कितना हो गया? 25। और अनुसूची 8 से कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। तो ये पहले का है और ये आज का है, दोनों आपको याद रखना है। बात क्लियर है? अब देखो, भारत के संविधान बनाया गया तो बहुत सारी चीजें हम अभी क्या बोले, बाकी देशों से लिया गया। तो उसमें 2 देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वो देश जो हमारे देश पर कब्जा किया था, ब्रिटेन। अमेरिका नहीं, ब्रिटेन। ब्रिटेन वासियों ने हमारे देश पर कब्जा किया। 1600 में आया, व्यापार किया। 1757 में प्लासी का युद्ध जीता और 1947 में हमारे देश को छोड़ के गया। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 350 साल तक ब्रिटेन भारत में रहा, जिसमें से 1600 से 1757 यानी कि 157 साल तक उन्होंने क्या किया? व्यापार किया। और 200 साल तक, 200 कहना ये हो जाएगा, 190 साल तक उन्होंने क्या किया? हमारे देश में शासन किया। तो 157 और 190 साल तक पहले उन्होंने व्यापार किया, फिर उन्होंने क्या किया? शासन किया। तो जब इतना कुछ किया तो वहां से भी कुछ चीजों को लिया जाएगा, उसके देश का भी कुछ अच्छाई तो होगा, बुराई तो दुनिया भर का, अच्छाई भी होगा। अमेरिका आज दुनिया का सबसे पावरफुल अगर कंट्री देखें तो अमेरिका बन चुका है। अमेरिका पावरफुल कंट्री है। तो उनसे भी क्या किया गया? संविधान में बहुत सारी बातें लिया गया संविधान में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन से क्या क्या चीजें संविधान में जुड़ी? तो सबसे पहला चीज जुड़ा विधि का शासन। ब्रिटेन से आया विधि का शासन, यानी हमारे देश में शासन किसका चलता है? कानून का शासन चलता है। बोलते हैं ना, कानून की नजर में सब बराबर होता है ना। फिर बोलता है कानून अंधा है, तो कैसा नजर आप देख रहे हैं, है ना। फिर बोलता है कानून का हाथ लंबा होता है, समझे कि नहीं? यानी कानून के सामने सब बराबर है,
शासन किसका चलेगा? कानून का चलेगा। आप बड़ा आदमी हो चाहे आप गरीब भिखारी हो, है ना, कानून का ही शासन चलेगा आपके ऊपर। लेकिन देखो ये बहुत सारी कहने सुनने वाली बातें हैं, जिसके पास पैसा होता है वो पैसा देके छूट जाता है, और गरीब बेचारा जेल में सड़ रहा होता है, समझे? तो कानून से भी बड़ा पैसा समझ लो हो गया। इतने लोग घुसखोर हैं, भ्रष्टाचार हैं कि पूछो मत, समझे? दूसरा, संसदीय शासन व्यवस्था। हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? हमारा जो सरकार है वो संसद के प्रति जिम्मेदार है। जब तक जो भी सरकार, जैसे अभी किसका शासन है, कौन से सरकार है हमारे देश में? बीजेपी। बीजेपी तभी तक शासन में रहेगा जब तक बीजेपी को लोकसभा में, कौन सा सभा में? लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहेगा। जब तक लोकसभा में आधा से ज्यादा लोग बोलेंगे हाँ ये रहें, तब तक रहेगा। और संसद में जहां बोल दिया कि नहीं, आधा ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है कि ये सरकार रहे, उस दिन सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो जो भी सरकार होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है? वो संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। और खास तौर पर किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं शासन किसका चल रहा है? संसद का चल रहा है, क्योंकि सरकार किसके प्रति जिम्मेदार है? संसद के प्रति। अब हमको बताते हैं बात, जरा देखिए। लोकसभा के जितने भी मेंबर चुन के आते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। आपको लगेगा कि सरकार संसद के प्रति क्यों जिम्मेदार है? जैसे मान लो अभी लोकसभा की सीटें 543 है। कितना है? 543 है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 272 जिसका सीट हो जाएगा उसका सरकार बन जाएगा। 272। लोकसभा में जो 543 मेंबर बैठा उसको बनाने वाला जनता है। कौन है? जनता। लोगों ने वोट देके लोकसभा के मेंबर को बनाया। तो एक्चुअल में वो जो लोग बैठा हुआ है ना, वो जनता ही है। मान लो कि 10 लाख लोगों ने वोट दिया तो एक लोकसभा का मेंबर बना। तो एक वो मेंबर किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 10 लाख लोग के तरफ से वो आदमी आया है, कहां पर? लोकसभा में। तो सरकार का जिम्मेदारी किसके प्रति बनता है? जनता के प्रति। और जनता का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो लोकसभा का मेंबर जो बैठा हुआ है। तो सरकार की जिम्मेदारी किसके प्रति हो जाएगा? उस लोकसभा के मेंबर के प्रति भी हो जाएगा। जैसे ऐसे मानो कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो, है ना, आप फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हो और आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो खेलने के लिए। तो आप पता है 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप अकेला चेहरा हो लेकिन आप 140 करोड़ लोगों के तरफ से जा रहे हो, है ना। आप अगर जीतोगे तो 140 करोड़ पूरा भारतवासी क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, है ना। तो आप अकेले नहीं हो। आप अगर कल को वहां पर कुछ उल्टा सीधा काम करोगे तो बदनामी आपका तो होगा ही, पूरा देश का बदनामी होगा। अच्छा करोगे तो तारीफ आपका तो होगा ही, पूरा देश का तारीफ होगा। उसी तरह लोकसभा के जो मेंबर बैठे हुए हैं वो अकेले नहीं हैं, वो बहुत सारे लोगों का वोट लेकर आया है। तो बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो सरकार का जिम्मेदारी क्या बनता है कि हम लोकसभा के मेंबर के प्रति क्या रहें? जिम्मेदार रहें। तो अगर लोकसभा का मेंबर ही नहीं चाहता है कि वो सरकार के पद पर रहे, यानी जनता नहीं चाहता कि सरकार के पद पर रहे, तो क्या वो सरकार के पद पर रह पाएगा? तो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति क्या होती है? जिम्मेदार। जब तक लोकसभा का बहुमत मिलेगा तब तक सरकार रहेगा। लोकसभा का बहुमत खत्म, सरकार भी खत्म। बात क्लियर है? अब देखो एकल नागरिकता, ये भी बात ब्रिटेन से आया। एकल नागरिकता, हमारे देश में एक नागरिकता है। आप चाहे उड़ीसा में रहोगे तो बोलोगे हम उड़िया हैं, नहीं, ना उड़िया ना पुड़िया, कुछ नहीं आप, समझे। आप बंगाल में रहिएगा, हम बंगाली हैं। आप कहीं भी रहिए, कोई भी राज्य में रहिए, आप कहलाइएगा भारतवासी, इंडियन, है ना। आप किसी स्टेट का नहीं है, आप पूरा इंडिया का हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। क्या बोलते हैं? एक नागरिकता है, हर कोई एक है। और एकल नागरिकता होने से एक चीज आता है, पता क्या चीज? यूनिटी आता है, एकता आता है। जब सब बोलेगा हम इंडियन हैं तो क्या आएगा? यूनिटी। लेकिन कोई बोलेगा हम बंगाली हैं, हम तमिल हैं, हम पंजाबी हैं, हो सकता है धर्म को लेकर आप हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन आप अगर एरिया वाइज बोलिएगा हम ये हैं वो हैं, तब देखना वहां पर यूनिटी घट जाएगा, नहीं आएगा।
तो ब्रिटेन की तरह भारत में भी कितना नागरिकता है? एक नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कितनी नागरिकता है? दोहरी। स्टेट वाइज भी आप कहलाइएगा और पूरा कंट्री वाइज भी आप कहलाइएगा। देखो, द्विसदनीय व्यवस्था। हमारे भारत में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, है कि नहीं? द्विसदनीय है। सबसे लोअर जो निम्न अगर संसदीय का पार्ट्स बोलेंगे तो कौन है? लोकसभा। निम्न कौन है? निम्न सदन किसको बोलेंगे? लोकसभा। उच्च सदन किसको बोलेंगे? राज्यसभा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के मेंबर जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और राज्यसभा के मेंबर अप्रत्यक्ष तरीकों से चुना जाता है। और 2 सदन रहने का फायदा पता है क्या है? मान लो कि एक ही सदन है, सपोज दैट मानो कि सिर्फ भारत में लोकसभा है, तो कानून कैसे बनेगा? कोई बिल पेश किया, लोकसभा के अध्यक्ष ने पास कर दिया, कानून बन गया, या प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दिया, कानून बन गया, है ना? वो बिल बढ़िया तरह से फिल्टर नहीं हो पाया। अगर राज्यसभा रहेगा तो वही बिल फिर से किस में जाएगा? राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में जो लोग बैठे रहते हैं ना, बुद्धिमान लोग होते हैं, थोड़ा तेज लोग, बुद्धिमान लोग राज्यसभा का मेंबर होता है। अब बुद्धिमान लोग उस पर चर्चा करेगा, स्पेशलिस्ट लोग, हाँ हमको लगता है इसमें गड़बड़ी है, समझे कि नहीं? यानी फिर से फिल्टर हो रहा वो बिल, और जब दोबारा फिल्टर होगा तो बिल एकदम मस्त कानून बन के निकलेगा। इसलिए 2 सदन होने का क्या है? फायदा है। क्या फायदा है? कोई भी बिल कानून में बदलेगा तो उसमें त्रुटि यानी कमी नहीं रहेगी, सारा कमी को वो क्या कर देगा? खत्म कर देगा। लेकिन नुकसान भी है 2 सदन होने का, समय ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? पहले लोकसभा में पास कराओ, फिर राज्यसभा में पास कराओ, तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बढ़िया कानून चाहिए तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं? तो हमारे देश में कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। आपको बता दें, लोकसभा के जो अध्यक्ष बैठते हैं वो रहता है स्पीकर कहलाता है, वो बजे वाला स्पीकर नहीं, स्पीकर। ओम बिरला अभी लोकसभा के क्या हैं? स्पीकर हैं। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष पद पर बैठे रहते हैं ना, जो ऊपर में सिंहासन में बैठल है, वो कहलाता है वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। जगदीप धनखड़ जी अभी क्या है? उपराष्ट्रपति हैं, है कि नहीं? और प्रेसिडेंट तो आपको पता है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं भारत की, ठीक है? बात करें विधि निर्माण की प्रक्रिया। भारत में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया वो भी ब्रिटेन से आया है जी। विधि निर्माण कैसे होगा? विधि निर्माण होगा जब लोकसभा या राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा का स्पीकर उस पर साइन करेगा, फिर वही बिल जाएगा राज्यसभा में, वहां का उपराष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, फिर वही जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सिग्नेचर करे कि हाँ कानून बन जाएगा, तब कानून बनेगा। ये प्रोसेस चलता है कानून बनाने के लिए। ये प्रोसेस कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कहां से? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से आई? ब्रिटेन से। इसके बाद देखो, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव। आप देखते हैं हमारे देश में सरकार उसी का बनता है जो बहुमत प्राप्त किया होता है। बहुमत, बहुमत का मतलब आधा से ज्यादा जिसके पास मत रहेगा, सरकार उसी का बनेगा। ये सर्वाधिक मत है। सबसे अधिक मत जिसके पास रहेगा गवर्नमेंट उसका बनेगा, और जिसको बहुमत नहीं मिलेगा वो नहीं बनेगा, वो विपक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विपक्ष। सत्ता पक्ष किसको बोलेंगे? जिसका शासन चल रहा है। और विपक्ष किसको बोलेंगे? जिसका शासन नहीं चल रहा है। आप बोलिएगा सत्ता पक्ष तो शासन करता, विपक्ष को ची करता है, झुंझुना बजाता है। नहीं, विपक्ष जितना मजबूत होगा सत्ता पक्ष उतना बढ़िया से काम करेगा। विपक्ष आलोचना करने का काम करता है। अगर सत्ता पक्ष ठीक से काम नहीं करेगा तो विपक्ष उसका कमी निकालेगा, देखिए आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? वो आवाज उठाएगा, जनता के सामने जाएगा, देखिए आपने जो सरकार चुना वो ठीक से काम नहीं कर, अगली बार हमें चुने, इस सरकार को गिराओ। तो विपक्ष जितना ताकतवर होगा सत्ता पक्ष उतना बढ़िया से काम करेगा। आजकल विपक्ष कमजोर होते जा रहा है, समझे कि नहीं? और सत्ता पक्ष फिर मनमानी करने लगेगा। इसलिए दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शासन करने वाला अगर है तो उसका अपोजिट साइड में जो है विपक्ष, उसका भी मस्त ताकतवर होना चाहिए, है कि नहीं समझ में? इससे नुकसान नहीं, इससे फायदा है। देखो, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका।
देखो, अगर हम बात करें जो विधायिका होते हैं, जैसे हमारे जो संसद होते हैं, उसमें अध्यक्ष पद की क्या होती है, भूमिका होती है। नहीं, जैसे लोकसभा में देखो अध्यक्ष पद की भूमिका है, स्पीकर का अपना भूमिका है, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट का भूमिका है। अमेरिका का संविधान के अगर बारे में बात करें कि अमेरिका के संविधान से भारत में क्या चीजें आया, तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, तो ये जो हम लोग लाइन पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को, तो हम भारत के लोग जो है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो है ये अमेरिका से आया, वहां पर लिखा है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। बात समझ में आया? अमेरिका का शुरुए वाला लाइन हम लोग छाप ले, बोले स्टार्ट कहां से करें, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को कहां से स्टार्ट करें, तो अमेरिका के प्रस्तावना का शब्द हमने, हम भारत के लोग, वहां से हमने कॉपी कर लिया, अमेरिका का जगह भारत कर दिया। आएगा नहीं समझ में? तो अगर आपसे बोला जाएगा कि जो प्रस्तावना है उसका शुरुआत वाला वर्ड कहां से आया है, तो अमेरिका के संविधान से आया है। बस अमेरिका का जगह क्या कर दिए, भारत। इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, इतना तो अधिकार है कि नहीं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी अमेरिका से आया है। और आज देखो फंडामेंटल राइट्स इंडिया के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कौन क्या होता है, नहीं होता है कि नहीं है? उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, देखो हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है। मतलब आप सोचिए कि आप कल को कोई केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, है ना, आपका और किसी एक महान पुरुष का झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, आप उसी केस को लेकर, एकदम बड़ा केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऐसा छोटा मोटा केस तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है, पता चला उसी का भतीजा था जिसके साथ आप झगड़ा किए थे। जज बोले, भतीजा खाना वाना खाए कि नहीं? बोले हाँ हाँ हाँ, लो नाश्ता करो, बैठो। उसको बैठाकर नाश्ता करवा रहा है, समझे कि नहीं? तो आप बताओ, क्या न्यायपालिका वहां पर आपको लगेगा कि मेरा पर न्याय करेगा? पता चला बोला है कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ ना, तो जाओ घर जाओ, छोटा मोटा चीज के लिए आ गया यहां पर, समझे कि नहीं? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। न्यायपालिका स्वतंत्र कब होगा? जब उस पर किसी भी चीज का प्रेशर नहीं होगा। जैसे सोचो कि कानून चलाने वाला अगर न्यायपालिका पर प्रेशर डाले कि देखो मेरे अनुसार काम करना, तुम, प्रधानमंत्री बोलेगा न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, देखो हम जैसे बोलेंगे वैसे न्याय करना है तुमको, हम देश का प्रधानमंत्री है, मेरे अनुसार काम होना चाहिए, इसको सजा नहीं मिलना चाहिए, मेरा भतीजा लगता है, इसको सजा दे दो, कल हमको धमका रहा था, समझे? तो क्या आपको लगेगा न्यायपालिका ठीक से काम कर रहा है? नहीं। यानी न्यायपालिका को सबसे हटके होना चाहिए। न्यायपालिका का कनेक्शन कार्यपालिका से नहीं, न्यायपालिका का कनेक्शन विधायिका से नहीं। न्यायपालिका अलग है, वो अपना बैठेगा, न्याय करेगा, बस, उसको किसी से लेना देना। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट कहां से आया? अमेरिका से। न्याय तभी निष्पक्ष हो पाएगा जब न्यायपालिका क्या होगा? स्वतंत्र। जब न्यायपालिका को ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर में आदमी ठीक से काम नहीं कर पाता है कि नहीं? अब देखो, न्यायिक पुनरीक्षण, कभी कभी आप सुनते हो कि अरे लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून बना है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया कानून को बनाने के लिए। कानून तो बन गया, लेकिन वो कानून संविधान के हिसाब से सही बैठता है कि नहीं बैठता है, वो जांच कौन करेगा? न्यायपालिका के मुख्य जज। जैसे संसद में कुछ कानून बन गया, लेकिन जब कानून बनाया गया तो उस पर गौर नहीं किया गया कि हमारे संविधान के अनुसार है कि नहीं है। वो कानून जाएगा किसके पास? न्यायपालिका के जज के पास जाएगा, और न्यायपालिका का जज क्या करेगा? जांच करेगा कि ये कानून ठीक है कि नहीं है। अगर न्यायपालिका के जज को लगता है कि कानून में कुछ गड़बड़ी है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो कानून को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? या उसमें सुधार के लिए भेजा जाएगा कि इसमें ये काम सुधार कीजिए। बस समझ आया? यानी कि अगर कानून बनता है तो कानून बनने के बाद उस पर बढ़िया से जांच करने के लिए कि देखिए ठीक है कि नहीं है, वो किसके पास जाता है? जज के पास, है ना, न्यायपालिका के पास। जैसे सपोजिट मान लो आपने अपना होमवर्क तैयार कर लिया,
आपको होमवर्क मिला कि इस क्वेश्चन का आंसर खुद से घर से करके लाना है, आपने तैयार कर लिया। अब इसके उस तैयार करने के बाद आप जांच के लिए किसके पास देंगे? टीचर के पास लेके जाइएगा जांच करवाने के लिए। हाँ देखिए मेरा ठीक है कि नहीं है। अब टीचर देखेगा आपका स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है ना, कोई ऐसा बात तो नहीं लिख दिए जिससे गड़बड़ हो सकता है, उल्टा सीधा बात लिख दिए, एकदम भयानक अपना भाषा में लिख दिए हैं। वहां पर अच्छा अच्छा वर्ड आना चाहिए, तो वो अंडरलाइन कर देगा, देखिए इसमें सुधार कीजिए। अब आपको दे दिया, आप घर गए है, मास्टर सुधार करने के लिए दे दिया, इतना मेहनत करके गए, दोबारा फिर लेके जाकर दे दिए, लीजिए। अब देखिए सुधारे नहीं किया तो कुछ ही बोलेगा, काट देगा ऐसे करके, गलत है जा, बोले सुधार करने के लिए सुधार नहीं किया। समझे कि नहीं? तो अगर कानून न्यायपालिका के पास जाएगा तो न्यायपालिका क्या करेगा? जांच करेगा, फिर से वापस भेजेगा सुधार करने के लिए। अगर गड़बड़ी होता है तो, अगर संवैधानिक कानून नहीं होता है तो, अगर सुधार हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर कानून को क्या कर देगा? रद्द कर देगा, खत्म कर देगा। तो सबको लगेगा कि अरे न्यायपालिका तो ज्यादा पावरफुल लग रहा हमको कानून बनाने में, उसका परमिशन के बिना तो कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि जांच तो लास्ट में वही करेगा, है कि नहीं? और कभी कभी मन करेगा तो भी काट देगा, हो सकता है। जैसे टीचर कभी गुस्सा में है ना, घर से पत्नी से झगड़ा हो गया उसका, जैसे मान लो हम झगड़ा हो गया है, ठीक है ना, आए यहाँ पर और देखे पूरा दिमाग गर्म है एकदम, ऐसे काट दिया, ले जाओ, गुस्सा यहाँ उतार दिए। कोई नहीं बोलता बोर्ड एग्जाम मेरा नंबर कम आ गया है, क्योंकि जो मास्टर चेक कर रहा था पत्नी से झगड़ा हो गया, टेंशन चल रहा था, टेंशन मेरा में उतार दिया। समझे कि नहीं? ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, आपका जो कॉपी चेक किया अपना वाइफ से पूरा खुश था, हाँ, इसे पूरा नंबर दे दिया। अरे वाह, देखो सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की पद मुक्ति, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, और हटाने के लिए लगाया जाएगा महाभियोग। क्या लगाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए क्या लगता है? महाभियोग। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। ये बात कहां से आया? अमेरिका से आया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो बहुत ऊंचे पद पर है, उनको हटाने के लिए संसद हटाता है। कौन हटाता है? संसद। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटाता है? संसद। ठीक, कैसे हटाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो सबसे पहले अगर आप लोकसभा में जज को हटाने के लिए बिल प्रस्तुत करेंगे, मतलब लोकसभा में ये बात प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, मतलब जज को हटाना है, तब आपको लोकसभा में पेश करने के लिए 100 लोकसभा के मेंबर का सहमति चाहिए। जैसे हमको सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, ठीक है, तो हमको लोकसभा में वो बात पेश करना पड़ेगा। अगर हम लोकसभा में पेश करेंगे तो कितना लोगों का सहमति चाहिए? 100। और अगर राज्यसभा में पेश करें तो कितना चाहिए? 50। कितना चाहिए? 50। अच्छा, हम क्यों हटाना चाहते? हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, या हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अयोग्य है, काबिल नहीं है, इसलिए हम उसको हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए लोकसभा में गए, 100 गो आदमी का सहमति लेके लोकसभा में पहुंचे कि देखिए हमको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, 100 आदमी परमिशन दे दिया। अब लोकसभा में उस पर बात चलेगा कि भाई कैसे हटाया जाए, है कि नहीं? तो लोकसभा में जब पेश किया जाएगा तो उस पर क्या कार्रवाई चलेगा पता है? उस मुद्दा पर और 3 व्यक्ति बैठेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मेन जज बैठेगा जांच करने के लिए, कि जांच याचिका बैठेगी, जांच करेगा कि हाँ ये सही में आपका बात सही है कि नहीं है। नहीं तो कोई भी आ सकता है, बोल देगा कि अरे हमको हटाना है, 100 मेंबर लेकर आ गया। तो अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो लोकसभा में कितना सहमति चाहिए? 100। राज्यसभा में कितना चाहिए? 50। पेश करने के लिए, क्या करने के लिए? पेश करने के लिए। उसके बाद उस बात पर जांच चलेगा। जांच चलेगा मतलब जांच कौन करेगा? कोई बढ़िया एकदम स्पेशलिस्ट अगर कानून का ज्ञाता है तो वो बैठ के जांच करेगा, हाँ आपका बात पर सच्चाई कितना है कि नहीं। वरिष्ठ ज्ञाता, कोई एकदम बूढ़ा पुराना अगर कोई है, बहुत ज्यादा न्यायपालिका का पहले जज था, वो बैठ के जांच करेगा।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के जांच करे कि हाँ आपके बातों पर सच्चाई है कि नहीं है, फिर बोलेगा हाँ इस पर लोकसभा में हो सकता है, काम हो सकता है लोकसभा में। तो लोकसभा में जितना भी लोग बैठा रहता है उसका 2/3 क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। मान ले लोकसभा में 400 लोग बैठा ले, तो 2/3 लोग अगर बोल देगा हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, तो फिर क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। यानी हटाने के लिए सबसे पहले पेश करना पड़ेगा बात को। पेश करने के लिए लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50। पेश करने के बाद उस पर जांच चलेगा। जांच अगर सही निकलता है तो लोकसभा में फिर उसको हटाने के लिए 2/3 उपस्थित मेंबर का सहमति चाहिए, और राज्यसभा में भी कितना चाहिए, 2/3 उपस्थित मेंबर का सहमति। अगर ये सहमति मिलेगा और राष्ट्रपति साइन करेगा तब जाके सुप्रीम कोर्ट का जज हटेगा, और नहीं करेगा तो जज को हटाना फिर मुमकिन नहीं है। अभी तक भारत में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज को नहीं हटाया गया। इसलिए बोलता अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो समझ लो कि हटाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख है ना। एग्जीक्यूटिव का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। बोलते हैं ना भारत का सबसे पहला व्यक्ति कौन कहलाता है, राष्ट्रपति। आपको लगता अगर राष्ट्रपति तो सुनवे नहीं करते, हम कहाँ देखते हैं टीवी में, कहाँ आता, खाली मोदी जी बोलता है भाई और बहनों आज रात 8 बजे से आप सभी का 1000 रुपया वाला नोट बंद किया जाता है, और सुबह सुबह सब लाइन में लग गया बैंक के बाहर, समझे कि ना है ना। चाय पत्ती का डिब्बा से पैसा निकल रहा है, इधर कोई चीनी का डिब्बा से पैसा निकल रहा है। महिलाएं कहाँ कहाँ पैसा रखी थी, चाय पत्ती का डब्बा, चीनी का डब्बा, समझे कि ना, है ना। अलग अलग जगह से पैसा निकल रहा है, वहां से भी निकल रहा है जहां से नहीं पता था लोगों को, अरे यहाँ भी पैसा हो सकता है हर जगह से पैसा निकल रहा है। अब पैसा निकल के सब एक्सचेंज हो रहा है। पैसा वाला आदमी गरीब को लाइन में लगा दिया, बोला ले तेरा 500 रुपया देंगे, दिन भर लाइन में रहो, मेरा पैसा एक्सचेंज करा, समझे कि नहीं। तो गरीब को रोजगार मिल गया, समझे कि नहीं। अब बहुत कोई तो पैसा बोरा में भर भर के पानी में बहा दे, बोला ले गया, समझे। हाँ ब्लैक मनी, समझे। पकड़ा जाएगा तो सबे चल जाएगा, तो कुछ कुछ पैसा हटा दिया, जला भी दिया, समझे कि नहीं। इस तरह करके मोदी जी नजर आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो आपको नहीं दिखता। लेकिन राष्ट्रपति सबसे ज्यादा प्रधान है, सर्वोच्च प्रधान। बोलते हैं ना मोदी जी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखेगा कौन, राष्ट्रपति। एक तो चाहिए ना घर में, जैसे आपके घर में बूढ़ा बुजुर्ग नहीं होता है, काम आपका बाबूजी करते, पैसा कौन कमाता है, बाबूजी। मेहनत कौन करता है, बाबूजी। लेकिन दादा दादी का जी करता है, कभी कभी मेन डिसीजन लेता है, समझे कि नहीं। मुख्य डिसीजन कौन लेता है, दादा दादी। हाँ अलग बात है, आप उसका बात को कभी मानते कभी नहीं मानते, लेकिन मेन डिसीजन वही लेता है। और रीति रिवाज में नहीं मानेगा तो गलियाने लगेगा एकदम, समझे। हाँ रीति रिवाज बूढ़ा पुरानिया आदमी से कोई नहीं ज्यादा जानता है, समझे। और भयानक उस समय लगेगा वही हेड है ना, डर लगेगा उससे। फिर इधर उधर कुछ कर दिया बुरा सुनाएगा, एकदम सबका सामने भरे महफिल में बेइज्जत कर देगा, समझे कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। उपराष्ट्रपति क्या होता है, हाँ उपराष्ट्रपति क्या होता है, उच्च सदन का प्रमुख होता है। आपको नहीं पता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, उस सदन का प्रमुख। लोक जनहित याचिका, जैसे मान लो कि हमारा मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल रहा है, या स्कूल ठीक से नहीं चल रहा है, हम इस बात को कहीं तो पेश करेंगे अदालत में जाके कि देखिए ठीक से नहीं चल रहा है। वो जो हम पेश करेंगे उसको क्या बोलेंगे, लोक जनहित याचिका। लोक जनहित, ये भी कहां से लिया गया, अमेरिका से, है कि नहीं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। भाई साहब दक्षिण अफ्रीका से क्या बातें आया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, तो सबसे पहला बात लिया गया संविधान संशोधन प्रावधान। आपको पता है कि नहीं, हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, सुधार होते हैं। अगर संविधान में कुछ ऐसी बातें होती है जो सुधरना चाहिए तो वो क्या होती है, सुधरती है, होती है कि नहीं होती है। जम्मू कश्मीर जो राज्य था आज क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। संविधान के धारा में सुधार करके ही तो केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया उसे। तो ये संविधान में सुधार हो सकता है, ये बात आया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, है ना। और क्या बातें लिया गया,
उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? देखो, लोकसभा के सदस्यों को हम लोग चुन के भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग नहीं चुनते। हम लोग जिसे चुनते हैं वो आपस में चुनेंगे। लोकसभा के सदस्यों को हम लोग चुनकर भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा में वैसा नहीं होता। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? ये बात भी कहां से लिया गया? अफ्रीका के संविधान से। तो अफ्रीका के संविधान से दो बात लिया गया। सबसे पहला क्या, हमारे संविधान में क्या होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए। और दूसरा बात क्या, कि उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, जब आपको हम राज्यसभा लोकसभा बताएंगे तो उसमें हम डिटेल से बता देंगे कि उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो कनाडा का संविधान से क्या बात आया जी? कनाडा के संविधान से आया सशक्त केंद्र के रूप में संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ पर दो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन इन दोनों में अगर आपको बोले सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है तो क्या बोलिएगा? केंद्र सरकार। तो सशक्त केंद्र, केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ क्या है? इसके साथ संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब राज्य सरकार भी है, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों हैं, बट पावर में सबसे ज्यादा कौन है? केंद्र। हम बोले ना, अगर कभी भी केंद्र सरकार का नियम और राज्य सरकार के नियम में टकराव हो जाएगा तो जीतेगा केंद्र। केंद्र का नियम ही फॉलो होगा, समझे कि नहीं? जैसे आपके मम्मी और बाबूजी में कभी टकराव हो जाएगा तो जीतेगा कौन? मम्मी। समझे ना? बाबूजी कितना सही हो, बाबूजी को साइड कर दिया जाएगा। समझे? देखो, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को हस्तांतरण कर दिया जाएगा। शक्तियां बांट दी गई है, किसमें? शक्तियां बांट दी गई है केंद्र और राज्य में। कुछ शक्ति केंद्र को दे दिया, कुछ शक्ति राज्य को दे दिया, और जो शक्ति बच गया वो किसके पास? वो भी केंद्र के पास। बचा कुचा शक्ति भी केंद्र। समझे कि नहीं? राज्य में राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होगा। आपको बता दें, एक राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री के अलावा क्या होता है? राज्यपाल, जिसको कहते हैं गवर्नर। जिस तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखता है कि प्रधानमंत्री ठीक कर रहा कि नहीं कर रहा। अब बड़े बड़े जैसे सुप्रीम कोर्ट का मेन जज हो गया, है ना, प्रधानमंत्री खुद हो गया, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। बड़े बड़े लोगों को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति, नेशनल लेवल में। और वहीं स्टेट लेवल में अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र के द्वारा होगी, है ना। हमारा राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल को अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से हमारा देश में क्या आया? समवर्ती सूची आया। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। राज्य अपना कानून बनाएगा, केंद्र अपना कानून बनाएगा। समझे? केंद्र का कानून सभी राज्यों में चलेगा और राज्य का कानून सिर्फ उसी राज्य में चलेगा, है ना। और क्या आया जी? व्यापार वाणिज्य प्रावधान। व्यापार के लिए क्या नियम होना चाहिए, उसको कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विशिष्ट भाषा। आप देखो, भारत का प्रस्तावना, है ना, अगर उसको पढ़ोगे तो आपको एक स्पेशल भाषा दिखेगा वहां पर। इन नॉर्मल घर वाला भाषा नहीं रहेगा, अलग भाषा। हम भारत के लोग, भारत को, है ना, संप्रभुता संपन्न, ये जो भाषा है, विशिष्ट भाषा, स्पेशल लैंग्वेज, ये भाषा कहां से आया? ये भी ऑस्ट्रेलिया से आया कि स्पेशल लैंग्वेज में होना चाहिए। तुरंते पढ़ के भाषा समझ में नहीं आ जाएगा, हर वर्ड का डीपली मीनिंग है संविधान के प्रस्तावना में। जैसे हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुता, अब संप्रभुता का मतलब समझिएगा, संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है ना। समाजवाद का क्या मतलब होता है? इस तरह करके हर एक शब्द का डीपली मीनिंग है जिसको समझना पड़ेगा। यानी उच्च दर्जा का भाषा है, निम्न दर्जा का नहीं। कैसा दर्जा का? उच्च दर्जा का भाषा है। ठीक है। आयरलैंड से क्या आया? आयरलैंड से आया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे जाके आपको बताएंगे नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा? यह भी बात कहां से आया? आयरलैंड से। और वहीं उच्च सदन के सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, है ना। अगर आपको राज्यसभा में
मेंबर बनना है तो उसका लिए आप कैसे नामांकन कर सकते हैं, अपना नाम कैसे दर्ज करा सकते हैं, तो वो भी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपको बता दें कुछ मेंबर होते हैं जो कि राज्यसभा में उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, है ना। अभी हाल ही में न्यूज आया 4 लोगों को राष्ट्रपति जी ने क्या किया, राज्यसभा में अपॉइंट किया। ऐसे कितने लोगों को कर सकते हैं बताओ तो 12, है ना। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। अब वो 12 लोग कौन होगा, कोई अगर एजुकेशन में बहुत बढ़िया है वो होगा, कोई स्पोर्ट में बहुत बढ़िया है वो होगा, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है ना। एक हिस्ट्री की प्रोफेसर है, उनको राज्यसभा का सदस्य के रूप में नामांकित किया गया, है ना। हिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर है, समझे। तो इस तरह करके उच्च सदन यानी राज्यसभा में कौन लोग अपना नामांकन कर सकता है, उसका नियम कहां से आया, आयरलैंड से, ठीक है। जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान से हमारे देश में क्या आया, तो जर्मनी के संविधान से हमारे देश में आया आपातकालीन उपबंध। क्या आया, आपातकालीन उपबंध। कितने आपातकाल का है अनुच्छेद हमारा, कितना है, 352, दूसर का 356, तीसर का 360। ये क्या है जी, ये है जब हमारे देश में आपातकाल की स्थिति आती है, इमरजेंसी की स्थिति आती है, तब राष्ट्रपति यह आपातकाल घोषित कर सकता है। 352 लगा सकता है, 356 लगा सकता है, 360 लगा सकता है, और अपने हिसाब से फिर देश में वो शासन चला सकता है। जैसे सपोजेट मानो हमारे देश में बाहर से युद्ध, बाहरी आक्रमण, हमला हो गया, शस्त्र हस्त्र के साथ सब एकदम बाहर से हमला कर रहा, भारत में टूट पड़ा, तो फिर राष्ट्रपति उस सिचुएशन में कुछ ही करेगा, आपातकाल लगा देगा। कितना, अनुच्छेद के अनुसार 352। यानी ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, इसलिए इसको बोलते हैं राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति। किसके पास आपातकालीन शक्ति है, राष्ट्रपति के पास। अच्छा, कभी होता है कि हमारा देश जो है अंदरे अंदरे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, मतलब हमारा कानून को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है अंदरे अंदरे। जैसे बाहर से कोई हमला कर दिया वो तो 352 में आ जाएगा, बाहरी आक्रमण, लेकिन देश के अंदरे कोई अगर चाकू लेके, तलवार लेके दौड़ रहा है, एकदम जिसको मिल रहा है उसको काट फूच करके काट दे रहा है, तब इसका मतलब क्या कोई संविधान का पालन कर रहा है, नहीं हो रहा है संविधान का पालन। तो उस समय में आपातकाल अगर लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, 356 के तहत आपातकाल लग गया है, क्योंकि अंदरूनी मामला ठीक से काम, बाहर से काम नहीं। अगर बाहर से हमला होगा तो कितना अनुच्छेद, 300, अंदरे अंदरे अगर हमला हो जाएगा तो 300, संविधान ठीक से काम नहीं कर पाएगा, संविधान के अनुसार लोग काम नहीं करेंगे तो 300। और अगर हमारे देश की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी आर्थिक रूप में, पैसा उसा को लेकर देश थोड़ा सा गरीब हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उस समय राष्ट्रपति को लगेगा हमारा देश खतरा में है। और जब देश खतरा में है तो हम लोग अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल घोषित कर देते हैं और अपने हिसाब से फिर देश को कंट्रोल करेंगे। इस सरकार सब लूट लिया है, समझे। तो जब देश में आर्थिक रूप से खतरा महसूस होगा तो राष्ट्रपति कुछ ही करेगा, आपातकाल घोषित कर देगा, बोलेगा इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, 360 इमरजेंसी, समझे कि नहीं। कितना लगा देगा, 300, और अपने हिसाब से फिर सिचुएशन को हैंडल करेगा। कि रूस के संविधान से आया है जी मूल कर्तव्य। अब हम कहेंगे कि भारत में मौलिक कर्तव्य 11 है, आप बोलेगा एकदम हाँ, भारत में 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट आया रूस से, मूल कर्तव्य नहीं आया। आप समझिए 11 के 11 मौलिक कर्तव्य रूस से नहीं आया, लेकिन कॉन्सेप्ट कि मूल कर्तव्य होना चाहिए लोगों का, वो आया कहां से, रूस से। जैसे आप समझिए कि आपको घर वाला ने पूरा पैसा उसा दे के, मतलब कि पैसा से, अपना शरीर से आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, है ना, तो वो माँ बाप का कर्तव्य था। और आपको आपके बाबूजी के तरफ से घर द्वार जायदाद सब मिला, वो आपका अधिकार है। अधिकार है कि नहीं, आप अपने बाबूजी के संतान है, आपका अधिकार है, आपको मिला। और माँ बाप का कर्तव्य था ऐसा करने का, उसने किया। एक ने कर्तव्य पूरा किया और एक को क्या मिला, अधिकार। उसी तरह करके देखो, हमारे संविधान ने हमें 6 अधिकार दिया। कितने अधिकार दिया, 6 अधिकार दिया। जिस तरह 6 अधिकार दिया उसी तरह 11 कर्तव्य भी दिया।
है ना। बोला हम आपको अधिकार देते हैं, जैसे आपका घर वाला ने आपको अधिकार दिया, जायदाद में तुम्हारा हिस्सा होगा, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप अपने माँ बाप को बुढ़ापा में उसका मदद करें, उसका देखभाल करें? ये आपका क्या बनता है? कर्तव्य। हमारे संविधान ने हमें 6 अधिकार दिया और कितना कर्तव्य दिया? 11। बोला 11 बात को आपको मानना ही पड़ेगा। और ऐसा 11 बात है जो आप भी मानने के बिना रह ही नहीं सकते, आप मानेंगे। पहला बात क्या है मौलिक कर्तव्य में? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। बताओ यहाँ पर कौन है जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करता है? सारा कोई करते हैं कि नहीं करते हैं? जब राष्ट्रगान बजता है तो आप खड़े हो जाते, कोई बैठ के राष्ट्रगान सुनता है? नहीं। ये सम्मान है। राष्ट्र ध्वज का कौन अपमान करेगा? कोई करेगा? राष्ट्र ध्वज का हर कोई सम्मान करता है कि नहीं? तो ये हमें कर्तव्य मिला है कि हमें ऐसा करना है, और नहीं करेंगे तो मौलिक कर्तव्य का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं, सही नहीं है। दूसरा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में बसाकर उनका पालन करना। आजादी दिलाने वाले लोगों ने जो आजादी दिलाई, उनका जो आदर्श है, उनका जो मान सम्मान है, उसे अपने हृदय में बसा कर रखना। अब बाहर निकल के आप नेताजी सुभाष चंद्र को, भगत सिंह जी को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। ये फिर मौलिक कर्तव्य का क्या हो जाएगा? अपमान, है ना। उनके बातों को अपने दिल में बसा के रखना में। और क्या बोला? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता का मतलब है कि देश अंदर और बाहर दोनों से स्वतंत्र है। जब कोई राज्य आंतरिक और बाहरी आक्रमण से मुक्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभुता। क्या हमारे संप्रभुता में कोई आज आवाज उठा सकता है? क्या हमारा देश का आंतरिक मामला में कोई, जैसे पहले ब्रिटेन को ची करता था, भारत में आ गया था, अंदर में कुछ होगा ब्रिटेन संभालेगा, क्या ऐसा होगा? आने नहीं देंगे, लाठी लेकर भगा देंगे, भाग यहां से, समझेगी नहीं? हमें हमारे देश के अंदर और देश के बाहर से कोई सजेशन नहीं देगा हमको क्या करना नहीं करना है। हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बाहरी और आंतरिक आक्रमण से हम क्या हैं? स्वतंत्र। हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। हम अखंड हैं, हमको तोड़ नहीं सकता कोई, है कि नहीं? लेकिन देश के अंदर में जब लोग तोड़ने के लिए हो तो फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन हर कोई चाहता है कि अपने मातृभूमि का नाम रोशन करे, कोई अपने मातृभूमि को तोड़ना नहीं चाहता है। वो तो बाहर वाला लोग जो आग लगा के भारत के लोगों को हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करा के भड़का के रखता है ना। देखो, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए बलिदान हो जाना। आपको बता दें हमारे देश में 2 सेना है। एक किसान जो हमें भूख मिटाने के लिए काम करते हैं, वो सेना है ना, भूख से लड़ रहा है वो, है कि नहीं? और उसका बेटा जो कि बॉर्डर पर लड़ता है। याद रखना, बड़ा बड़ा पैसा वाला का बेटा बॉर्डर में नहीं जाता है। हमेशा देखना, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा ये बॉर्डर में खड़ा रहता है। तो एक तो भूख से हमें आजादी दिला रहा है, भूख से लड़ाई में हमारा मदद कर रहा है, और दूसरा बॉर्डर से लड़ाई में हमारा मदद कर रहा है, बॉर्डर से लड़ के हमें बचा रहा है। और आए दिन कितने जवान शहीद हो जाते हैं देश के लिए, है ना। तो जब वो शहीद हो जा रहे हैं, उन्हीं के वजह से आज हम लोग घर में सुकून का नींद ले रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप घर में सो रहे होंगे ना, तो कोई ना कोई जवान बॉर्डर पर लड़ रहा होगा बाहरी आक्रमण से। और किसके लिए? हम लोगों के लिए, ताकि हम सुकून से सोएं, है ना। एक दिन बॉर्डर से हटा दीजिए सारा सेना, फिर देखिए कुछ ही होगा, लोमड़ी जैसा नोच लेगा सारा देश, समझे। देखो, भारत के सभी लोगों में भाईचारा होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि हिंदू है, मुस्लिम है, अरे पाकिस्तान बन गया है, यहाँ के मुस्लिम पर ऐसे नहीं। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, बोलते ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हमारे में क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। अगर आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो फिर कोई आएगा तोड़ के चल जाएगा, समझे। वो घर कभी सुरक्षित नहीं रहता है जहां उस परिवार के बीच में आपस में झगड़ा होता है। अब पड़ोसी उसका फायदा उठाएगा, परिवार में झगड़ा होगा तो फायदा कौन उठाएगा? पड़ोसी। स्त्रियों के प्रति सम्मान और उनके साथ हिंसा या अपमानजनक व्यवहार से बचना। स्त्रियों का कभी अपमान मत करना, है ना। ये है सम्मान, हमें किसका करना है? स्त्रियों का। और अपमानजनक बात या अपमानजनक व्यवहार स्त्रियों से नहीं करना है, ये मौलिक कर्तव्य में है, समझे। लेकिन आजकल आपको बता दें, स्त्रियां जो है, भले ही इतना साल बीत गया देश का आजादी का, फिर भी आज स्त्रियों को
वो अधिकार नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। जैसे आप घर से आराम से निकल जाते हो रात को 8 बजे 10 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही आपकी बहन होगी, आप अपने बहन को रात को 8-10 बजे अकेले बाहर जाने नहीं देंगे, आप खुद जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि बाहर का माहौल सुरक्षित, आज सुरक्षित है मतलब बाहर के लोग ही सही नहीं है, समझे कि नहीं। तो आजकल भी ऐसा स्थिति है कि स्त्रियां सुरक्षित नहीं। जब 21वीं सदी में स्त्रियां सुरक्षित ना हो तो देश का विकास कैसे होगा, आप सोच लो, है ना। जबकि देश के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का क्या होना चाहिए, भागीदारी, है कि नहीं। 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे वन, झील, नदियां, वन्य जीव। हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, जो नेचर हमें प्रोवाइड किया है उसका नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है। जैसे नदी किसके द्वारा दिया गया जी, प्रकृति का देन है, नेचुरल गिफ्ट है नदी। अब नदी में आप जाके अपना घर का पूरा कचरा डाल दीजिएगा तो उसे नदी को नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचाना है नदी को नुकसान, ये हमारा कर्तव्य है। वन्य जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना है कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। झील को नुकसान नहीं पहुंचाना है क्योंकि वो नेचुरल है। जितने भी नेचुरल चीजें हैं, पहाड़, पर्वत, झील, झरना, हवा, किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मानता कौन है। घर का नाली का पानी जाता है नदी में, है ना, कारखानों से जो धुआं निकल रहा है, प्लास्टिक को जलने से जो धुआं निकल रहा है, जाता है हवा में, पहाड़ पर्वत में घूमने के लिए जाता है, एकदम ऐसे करके चलो, समझे, लेस खाया और फेंक दिया पॉकेट, समझे, उससे हाँ कची, वो अंग्रेजी मीडियम वाला बोलता है पॉकेट, हाँ, वो जो पॉकेट होता है, पैकेट होता है, उसके वजह से पत्थर के बीच में अगर वो आ गया तो पत्थर एकदम चले मिट्टी को क्वालिटी वहां पर क्या कर देगा, वो गिरा देगा। होता है कि नहीं होता है। दुनिया भर का चीज हो रहा है। झील में कोई जाता नहा एकदम साबुन से रगड़ रगड़ के नहा रहा है, अरे एक्वेटिक एनिमल है, ओकरा नुकसान पहुंचेगा, रगड़ रहा साबुन से यहाँ पर, समझे। तो इस तरह करके नेचुरल चीजों को नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते, है ना। दूसरा 8वां नंबर का पॉइंट क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी और ज्ञान की खोज की भावना का विकास करना। अपना नजर थोड़ा वैज्ञानिक बनाओ, ही नहीं कि बीमार पड़े चल गए बाबा जी के पास, छोटन बाबा झाड़ेगा तो ठीक हो जाएंगे, नहीं, थोड़ा वैज्ञानिक सोच डालो। आपको इलाज करवाने का जरूरत है जी, आपको बाबा झाबा के पास जाने का जरूरत नहीं है। तो आपको कैसा सोच लाना है, वैज्ञानिक, है ना। उसके बाद क्या है जी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर। आपको पब्लिक जो संपत्ति है उसका रक्षा करना है। आप गए एकदम ट्रेन में, और ट्रेन में आपको तो सार्वजनिक है, पब्लिक है, सबका है ना, सबका है, तो बैठ गए हैं एकदम सीट में, गद्दा वाला मान लीजिए सीट, उसमें हुर दिए ऐसे करके, वैसे नहीं करना है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। स्कूल जाते हैं कभी सरकारी स्कूल में, अब पंखा का पत्ती टेढ़ा करके आ जाते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब कभी कभी एकदम हॉस्पिटल गया, या फिर देखता है ट्रेन का जो बोगी रहता है वहां पर एकदम खैनी खा करके थूक दिया, पूरा डिजाइन बना दिया, अलग कलाकारी कर दिया है। वैसा काम आपको नहीं करना है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, ना हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाएंगे, ना स्कूल को नुकसान पहुंचाएंगे, ना रेलवे स्टेशन, सब सार्वजनिक है, इसको नुकसान थोड़ी हिंसा से दूर रहना है, हिंसा नहीं करना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, जिससे राष्ट्र की उन्नति हो। और कभी मौका मिले तो देश के लिए, जब आपको आगे बढ़ने का, खेलने का, गाना गाने का, नाचने का, कुछ भी देश के लिए कुछ मौका मिले, पार्टिसिपेट करने का एक्टिविटी में, तो आप पार्टिसिपेट करें ताकि देश का उन्नति हो, देश का नाम बढ़े। और हमारा जो 11वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, समझे कि नहीं। अगर आपका बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का है तो माता पिता का कर्तव्य कि उसको पढ़ाए, पढ़ाना अनिवार्य, कंपलसरी है। आप इन कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगा सकते, है ना। बाल श्रम करवाना गैर कानूनी है। कोई बोलेगा अच्छा मेरा बचवा जो है 14 साल 1 मिनट का हो गया है, इसको खदान में भेजो, बहुत पढ़ लिया अब नहीं पढ़ेगा, खदान भेजो इसको। आपको बता दे 14 साल से 18 साल तक के बच्चों को खदान और
हानिकारक और कजी बोलता है उसको, खतरनाक काम में नहीं भेज सकते हैं, है ना। तो कोई बोलेगा अच्छा तो कपड़ा दुकान में भेज देंगे, अरे पढ़ाओ, आपका बच्चा पढ़ने का इच्छुक है, समझे कि नहीं। और आप लोगों को देख के लगता है कि 14 साल प्लस हो गया, बेकार है माँ बाप पढ़ा रहा था लोग को, ये लोग ये सब खदान में जाने का लायक था, समझे कि नहीं। यहाँ आके काम कर पढ़ रहा है, तो कितना मौलिक कर्तव्य है जी, 11 कितना